अच्छा, अब इधर थोड़ा सा डीएनए रिपेयर देख लेते हैं कि डीएनए रिपेयर इन इट्स सिंपलिस्टिक फॉर्म। अच्छा, सिंपलिस्टिक फॉर्म में ये कि फर्स्ट करें कि एक डीएनए रेप्लिकेट होना है और डीएनए के एक स्टैंड पे एक बेस जो है ना वो एब्सेंट हो गई है। अच्छा, जब बेस एब्सेंट होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्लाइकोसाइलेसिस जो एंजाइम्स हैं वो ये रिकग्नाइज करते हैं कि लियन किधर है। लियन को रिकग्नाइज किया कि जी बेस इस जगह पे एब्सेंट है, तो वो ये करते हैं कि वो जो बेस है उसको रिलीज कर देते हैं। जो खराब बेस होती है या ऑल्टर्ड हुई हो, यानी कि जो है ना थायमिन की जगह यूरिसिल लगी है, तो वो यूरिसिल को रिमूव कर देंगे ग्लाइकोसाइलेसिस। जब ग्लाइकोसाइलेसिस जो है वो उस बेस को रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद जो एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये इंसियन के तौर पे काम करते हैं। इंसियन का मतलब होता है काट लेना, और वहां अब चूंकि बेस निकल गई है तो वो क्या रहेगी, उधर उधर शुगर रहेगी और शुगर के साथ फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होगा। फॉस्फेट तो जो है ना एक जो है ना, एक शुगर का फॉस्फोरस बॉन्ड और दूसरे का हाइड्रोक्सिल जो है ना वो रीजन वो उधर ही रह जाता है, और उसके बाद पूरे के पूरा जो है ना आपकी बेस जो है ना वो जो है ना वो उधर निक लगा के उसको गैप कर दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज है कि वो क्या करेगा, वो एक जो है ना नया जो है ना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेके आएगा जिसमें एक बेस लगी होगी, एक जो है ना शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर, और साथ ही उसके फॉस्फेट ग्रुप होगा। उसको वो आके लाके वो उसको रेडी कर देगा दिन, और साथ अटैच कर देगा उस स्टैंड में जहाँ पहले निक क्रिएट हुई थी और बेस को रिमूव किया गया था जो खराब बेस थी। डीएनए लाइगेज जो है उसको जो है वो उसको सील कर देगा, और सील करने के साथ जो है ना डीएनए आराम से, ये नॉर्मल रिपेयर है जो कि रेगुलर चल रही है, और ये सारे एंजाइम्स आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद डीएनए जो रिपेयर है उसका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये है कि डीएनए रिपेयर जो है वो आपके सेल्स की रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर आप रेप्लिकेट करेंगे तो डीएनए सही तरह जो है ना आपका ऑफस्प्रिंग जो है ना वो सही बनेंगे। अच्छा, अब आपके कौन कौन से रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं और वो कहाँ कहाँ एक्ट कर रहे हैं डीएनए के। फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आयनाइजिंग रेडिएशन, ऑक्सीजन रेडिकल्स, लाइटिंग एजेंट्स हैं या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, वो क्या करते हैं कि वहाँ वो बेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेस रिमूव होती है या बेस चेंज हो रही है, ठीक है, और बेस चेंज में डीप्यूरिनेशन भी आ जाती है, डी अमाइनेशन भी आ जाती है, थायमिन डायमर्स भी बन रहे हैं, मेथाइलेशन भी हो रही है। तो उसमें क्या करते हैं कि यूरेसिल को जो है ना वहां से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ए बेसिक साइट्स हैं या ऑक्सीगोनिन जो है वहाँ प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंड निक्स होती हैं। सिंगल स्ट्रैंड्स को रोकने के लिए आपके पास बेसिक एक्सीजन रिपेयर का एक प्रोसेस मौजूद है। इसी तरह अल्ट्रावायलेट लाइट्स डीएनए क्रॉस लिंकिंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, बल्कि एडेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, या इंट्रा स्ट्रैंड जो है ना वो इनके क्रॉस लिंक्स बनते हैं। उनको ठीक करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है। रेप्लिकेशन एरर्स आ रहे हैं, इंसर्शन आ रही है, डिलीशन आ रही है, मिसमैचेस हो रहे हैं, तो उसको मिसमैच रिपेयर रिपेयर करती है। अल्कलाइटिंग एजेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पैरामिडीन डायमर्स जो बनते हैं उनको उसके लिए डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर जो है ना मैकेनिज्म मौजूद है। इसी तरह अगर आयनाइजिंग रेडिएशन या जीनोटॉक्सिक एजेंट्स हैं वो इंटर स्ट्रैंड ब्रेक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स कर रहे हैं, तो कि बहुत सीवियर फॉर्म है, उसके लिए आपके पास उतने ही अच्छे इफेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जिसमें होमोलॉगस रिपेयर्स हैं, नॉन होमोलॉगस एंजॉइनिंग रिपेयर है, और इसके साथ सिंगल स्ट्रैंड एनीलिंग है। इसके बाद आपकी जो है ना डीएनए रिपेयर जो है ना, अगर स्टॉक्ड रेप्लिकेशन फोर्क जो है रुक गया है और वो आगे नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसके लिए ट्रांसलीनियल सिंथेसिस या ब्रेक इंड्यूस्ड रेप्लिकेशन है ना ये काम करते हैं। डायरेक्ट रिवर्सल जो है फोटो एक्टिवेशन, फोटो रीएक्टिवेशन और मिथाइल ग्रुप रिमूवल के साथ काम करता है। सिंगल स्ट्रैंड डैमेज अगर हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए बेसिक एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर और मिसमैच रिपेयर आपके पास प्रोसेसेस मौजूद हैं। इसी तरह डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स के लिए आपके पास नॉन होमोलॉगस एंड ज्वाइनिंग, माइक्रो होमोलॉजी मीडिएटेड एंड ज्वाइनिंग और होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन मौजूद है। तो आपने ये जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना है कि डीएनए स्ट्रैंड डैमेज, डबल स्ट्रैंड और डायरेक्ट रिवर्सल में कौन कौन से मैकेनिज्म जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं उस डीएनए को रिपेयर करने के लिए। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेवल ऑफ डैमेज पे रिपेयर करता है कि कितना इफेक्टिव पाथवे जो है ना एक्शन में आ रहा है।
बेस एक्सचेंज रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, रिलेटिवली सिंपलिस्टिक प्रोसेसेस हैं, इसलिए अगर डैमेज कम होगा तो ये प्रोसेसेस चलेंगे, और अगर डैमेज सीवियर होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डैमेज हो रहा है, ठीक है, या जो है वो रेप्लिकेशन जो फोक है वो स्टॉल कर रहा है, तो उसके लिए डबल स्ट्रैंड डीएनए लिंक रिपेयर है, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस जो है ना एंड रिपेयर जो है ना उसके लिए काम करता है। अच्छा, अब प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट हो गया है तो क्या वो रेप्लिकेशन सही भी हुई है कि नहीं हुई, फिर कोई एरर ना आ गए, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये वो देख स्टैंड की प्रॉपर पेयर को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर कोई जो है ना सीक्वेंस सही ऐड नहीं हुआ तो पॉलीमरेज जो है ना वो इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड को जो है ना वो अगर फर्ज करें ऐड हुआ तो उसको डिलीट कर देते हैं, रिएक्ट करते हैं और उसको निकाल देते हैं। पॉलीमरेसेस पहले ऐड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एडेनिन के साथ थायमिन ऐड करना और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ऐड करना है, तो वो पहले तो अगर गलती से उसने ऐड कर दिया है तो यही डीएनए जो पॉलीमरेसेस हैं ये उसको ब्रेक करेंगे, उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह जो है ना प्रूफ रीडिंग से जी के साथ जो है ना साइटोसिन ही अटैच होगी। दिस इज अ सिंपल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म इन विच डीएनए पॉलीमरेसेस हैव देयर वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डायरेक्ट रिवर्सल जो है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ग्वानिन के साथ देखते हैं कि ग्वानिन के साथ जो है ना कुछ रिएक्शंस ने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिए, मिथाइलेशन हो गई है, तो उसको डीमिथाइलेट करने के लिए, ठीक है, यू हैव सर्टेन एंजाइम्स जो कि मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं और मिथाइलेटेड ग्वानिन जो है वो ग्वानिन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि डीएनए रिपेयर के दौरान जो ग्वानिन चाहिए वो प्रॉपरली इंसर्ट हो। So this is mechanism is basically a direct reversal mechanism where you have a demethylation enzymes which acts to remove the methyl group of base. मिसमैच रिपेयर है, फॉर एग्जांपल इधर अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं तो ग्वानिन के साथ थायमिन अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। ग्वानिन के साथ आमतौर पे थायमिन जो है ना नहीं होता है, एडिनोसिन चाहिए इधर मॉलिक्यूल। तो क्या होता है, मिसमैच रिपेयर को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद वो स्टैंड वो सीक्वेंस जो है उसका टेम्पलेट स्टैंड के अगेंस्ट जो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये होता है कि मिसमैच सीक्वेंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है ना वो आके लगाया जाता है और फिर गैप को सील किया जाता है। गैप को सील करने के लिए आपके ऊपर लाइगेसेस मौजूद हैं, ठीक है, पॉलीमरेसेस जो है वो आपके सही सीक्वेंसेस को आके उधर अटैच करते हैं। दिस इज सिंपलेस्ट वन विच इज मिसमैच रिपेयर, उसको करेक्ट करने के लिए। इसी तरह अगर बेस में कोई प्रॉब्लम हो, सिंगल एक बेस जो है वो खराब हो रही है, तो डीएमाइनेशन जो है ना कन्वर्ट से साइटोसिन बेस इनटू यूरेसिल, ठीक है। अब उसको यूरेसिल को आपने रिमूव करना है, उसको डिटेक्ट किया जाता है ग्लाइकोसाइलेसिस, जिसका मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले सिंपलिस्टिक है ग्लाइकोसाइलेसिस, उसको रिमूव करते हैं, पॉलीमरेज एक नया लेके आएगा, न्यूक्लियोटाइड लगाएगा और लाइगेज जो है उसको सील कर देगा। दिस इज कॉल्ड बेस एक्सचेंज रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर अब नेक्स्ट है जिसमें डीएनए को रिपेयर किया जाता है। इसमें जो है ना डैमेज बेसिस को रिप्लेस एक्चुअली किया जा रहा है, ठीक है। और डैमेज बेसिस वो हैं जिसकी वजह से डबल हेलिक्स जो है वो डिस्टॉर्टेड फिगर में आती है। डिस्टॉर्शन जो होती है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो थायमिन डाइमर्स बनते हैं। डाइमर्स का मतलब होता है दो यूनिट इकट्ठे जो है मिल जाते हैं। इस तरह अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर दी जाती है तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द मेन कॉस्ट फैक्टर जो डायमर बनाते हैं। अब थायमिन थायमिन का डायमर बना और डायमर जब बनते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अटैच टू द अपोजिट एडिनोसिन। जब एडेनिन या एडिनिन के साथ नहीं मिलता तो क्या होता है कि उसको रिकग्नाइज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को, वो सीक्वेंस या वो जो है ना निक करके उसको अलहदा कर दिया जाता है, वो सीक्वेंस जिसमें डायमर बना होता है। फिर ऑब्वियसली डीएनए पॉलीमरेजेस नया सीक्वेंस ला के अटैच करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू द डबल हेलिक्स प्रेजेंट ऑन द अपोजिट एंड। उसके बाद जो है उन बेसिस को आपस में लाइगेजेस जो है वो जोड़ देते हैं नए बेसिस को, इस तरह एक रिपेयर किया जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप
कि डबल स्टैंड ब्रेक जब होता है तो उसमें आप नॉन होमोलोगस और होमोलोगस दोनों कॉम्बिनेशन करते हैं। होमोलोगस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जो स्टैंड अगर ख़राब है तो उसका ऑपोजिटली जो है ना नॉर्मल स्टैंड जो है, ये नॉर्मल सीक्वेंस जो है उसको अटैच किया जाए ला के, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आमतौर पे इसको जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इसको यूज़ किया जाता है नॉक इन जीन करेक्शन के लिए। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सीक्वेंस एडिशन हुआ है या डिलीशन हुआ है तो उसको एंड टू एंड जो है वो जोड़ दिया जाए, जिस तरह कहते हैं ना एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। अच्छा, इनका अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग जो है ये एरर प्रोन है, क्योंकि इसमें जब जोड़ रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि जो चीज़ बीच में से निकली है उसको बजाय इंस्टेड के वो रिप्लेस किया जाए, वो एंड टू एंड आप जोड़ देते हैं तो नए सीक्वेंसेस बन सकते हैं, म्यूटेशंस हो सकती हैं। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंसेस आपका नॉर्मली ऐड हो जाए तो भी म्यूटेशंस जो है वो हो सकती हैं, वो खराबी हो जाती है, वो उस डीएनए वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता जो कि जो है ना फादर या पेरेंट स्टैंड का जो डीएनए होता है। इसका एडवांटेज इसका ये है कि ये एक तो एंड टू एंड काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं, डीएनए रिपेयर इज़ क्वाइट क्विक। उसके अलावा जो डिसएडवांटेज में वो मैंने अभी आपको बताया, इंसर्शन डिलीशंस हो जाती हैं। रिपेयर का बड़ा इजी और कॉमन पार्ट है, स्पेशली जब डबल स्टैंड रिपेयर चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप हेमोलॉगस एंड जॉइनिंग को देखते हैं तो ये हाईली प्रिसाइज मैकेनिज्म, जो खराबी हुई होगी, जो सीक्वेंस खराब हुआ होगा उस सीक्वेंस को रिप्लेस किया जाएगा विद द नॉर्मल सीक्वेंस कंपेयर टू द अदर स्टैंड। हाई फिडेलिटी प्रोसेस है और इसमें म्यूटेशंस के चांसेस बहुत कम। अच्छा, एक दफ़ा हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले। एक तो डबल डीएनए स्टैंड ब्रेक जो है डीएनए में, दीज आर द मोस्ट लीथल फॉर्म के, और आयनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली ज़्यादातर डबल स्टैंड ब्रेक्स क्रिएट करती है। दूसरा ये है कि इसको जीवन फेज में सेल साइकिल को रोकना पड़ता है ताकि जो है रिपेयर डीएनए प्रॉपर हो, क्योंकि एस फेज में उसने रेप्लिकेट करना है डीएनए ने। इसके अलावा डिफेक्टिव नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू क्रोमोसोमल एब्रेशन, जो अभी बात की है, इम्यून डेफिशिएंसी एंड आयनाइजिंग रेडिएशन सेंसिटिविटी। उसके अलावा जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, क्रोमेटिड और क्रोमोसोम एब्रेशंस भी हो सकते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। प्रोलिफरेशन आयनाइजिंग रेडिएशन सेंसिटिविटी को अगर ये दोनों डिफेक्टिव हों तो ये चीज़ें प्रॉपर हो सकती हैं। डबल स्टैंड ब्रेक्स जो है वो सिंगल स्टैंड ब्रेक से ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और डबल स्टैंड ब्रेक्स जो है सिंगल स्टैंड ब्रेक्स ज़्यादा जल्दी रिपेयर हो जाती है, डबल स्टैंड ब्रेक्स जो है वो कार्सिनोजेनेसिस को लीड करता है, म्यूटेशंस और कार्सिनोजेनेसिस को। दूसरा ये है कि जो रेडिएशन ब्रेकेज इंड्यूस करती है, ठीक है, और उसमें जो रीजॉइनिंग है वो बेसिकली जीवन फेज में होता है, ठीक है। और रीजॉइनिंग अगर ठीक नहीं होगी नॉन होमोलोगस जॉइनिंग के जरिए तो म्यूटेशन हो सकती हैं। इसके अलावा रेडिएशन इंड्यूस ब्रेकेज एंड इनकरेक्ट जॉइनिंग इन प्री टिप्लिकेशन और एस फेज में लीड टू क्रोमेटोड एब्रेशंस। इसके अलावा जो एब्रेशंस हैं, जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मैंने सबसे पहले आपको दिखाए थे, जो रिंग शेप्ड आपको क्रोमोसोम दिखाए थे, ये जो है ये आमतौर पे नॉन लीथल होते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशंस भी हैं, वो एबनॉर्मेलिटी तो ज़रूर क्रिएट करती हैं बट वो इमीडिएट लीथैलिटी पे नहीं जाती, उसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है ना फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।